हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 60th क्वेश्चन तक हमने अपने पार्ट 3 तक के वीडियो में कवर कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्लस रीजंस होता है कि अगर आपने ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी चूज़ किया तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। चलिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स क्या चीज़ है? एक तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स है आपका क्या, एक आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग द फिगर्स टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टू नो द कॉजेज फॉर प्रिविलिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आंसर आपका सारे आ जाते हैं कि जब अकाउंट्स का आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसको आपको पता चलता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, क्या ये प्रॉफिटेबल है नहीं है इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। 62 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द मेजर डिवाइस फॉर मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इज द, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म को डिफाइन करना है तो ऐसा क्या डिवाइस है जिससे आप जान सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ओनली वन, इनकम स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से ही आपको पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है? द डैश डज नॉट रिप्रेजेंट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन एनी वे बट इज सिंपली a snapshot of the total worth of a firm at a given point in time। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी से ही क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि देखिए वो क्या बोल रहा है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे साल के लिए तो वो बोल नहीं रहा, तो मतलब पी एंड एल अकाउंट तो होगा नहीं। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है तो आप इसे काट दीजिए। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट तो हमने पढ़ा है कि वो बैलेंस शीट के लिए बोला जाता है कि भैया बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट की स्टेटमेंट होती है कि उस दिन ये करंट असेट्स, उस दिन ये असेट्स हमारे हैं, ठीक है। चलिए, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर्स शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। देखिए ये सिंपल है, आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट अगर आपने पढ़ा होगा तो क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए अगर इसका मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिसका रीजन होता है फ्रेंड्स सिंपल, मैं आपको उसका बताकर चलता हूं। देखिए आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां आपको फॉर्मूला या जिस तरीके से परसेंटेज आएगी है, आपको ऑप्शन देखकर सोल्यूशन नहीं निकालना, आपको तो अपना सोल्यूशन ड्राइव करना है, उसके बाद देखना है कि वो ऑप्शन हमारा अवेलेबल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, द स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब 65 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई कैश फ्लो इनफ्लो हमारे को सब पता चल जाता है, ठीक है ना। ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या नहीं पता चलता कैश फ्लो स्टेटमेंट से? तो हमारे को नहीं पता, देखिए फर्म्स की बैलेंस शीट चेंज होती है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, ठीक है जी। ये भी एक तरीके इंडिकेशन ही हो गया। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे को पता चल गया, फर्म शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे को पता चल गया। बट फर्म की क्या कॉस्ट है ऑफ न्यू बोरोइंग ये हमारे को पता नहीं चलता, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट की तरह आप इसको सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? कैश इनफ्लोज अराइज फ्रॉम डैश एसेट्स डैश लाइबिलिटीज एंड डैश स्टेक होल्डर इक्विटी। अब कुछ चीज़ें दे रखी है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है जी। तो अब हम इसको एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि भाई कैश इनफ्लो मतलब कैश का इनफ्लो हुआ। अब मेरे पास कैश का इनफ्लो कब आएगा? जब मैं असेट को बेचूंगा। अब एसेट को अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और अगर एसेट को मैं बेच रहा हूं तो मेरे पास अगर मान लीजिए 10 एसेट है और मेरे पास अब 9 रह गए, मतलब मैंने एक बेच दिया, तो मेरे पास एसेट क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। तो सबसे पहले मैं इसमें मार्क कर लूंगा कि असेट को डिक्रीज होने से मेरा कैश फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स ए और बी तो आप काट दीजिए, अब सी और डी में से हमारे को देखना है। फिर कहता है डैश लाइबिलिटीज। अब जब लाइबिलिटीज आपकी बढ़ती है तो आपके पास पैसा आता है, और देखिए सेकंड में तो इंक्रीजिंग ही आ रहा है। चलिए जी, हमने इंक्रीजिंग ले लिया। अब फिर क्या बोलता है? डैश स्टेक होल्डर इक्विटी। देखिए अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल होती है, आप लिखते हैं 1 लाख से 2 लाख हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पैसा रेज किया होगा तो आपके पास पैसा आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ 67th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की रेशियो इन द प्रिडिक्शन ऑफ बैंक्रप्सी एज डेवलप्ड बाय एडवर्ड अर्टमैन, ठीक है। तो कौन सी की रेशियो नहीं है? तो सिंपली है फ्रेंड्स, इसमें आप डेट टू इक्विटी रेशियो को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट जो आपको आंसर सुटेबल लगता है उसी से हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है।
डैश 68 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डैश एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अ सीरीज ऑफ रेशियोज फॉर अ कंपनी एंड और इंडस्ट्री ओवर अ टाइम। ठीक है, तो किस चीज से हम पढ़कर हमारे को एनालिसिस पता चलती है फ्रेंड्स, वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टेल अस, जो भी स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो की, उससे हमारे क्या पता चलता है कि हाउ द कैश वाज क्रिएटेड। ठीक है ना, कैसे हमारे को कैश फ्लो क्रिएट हुआ, भाई सेल करी आपने, आपको डिविडेंड मिला, आपने कुछ शेयर्स इशू किए, उससे हमारे को पता चल जाता है कि किस तरीके से ये हमारे पास फंड आया है। क्वेश्चन नंबर 70, द प्राइमरी सेक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आर। देखिए प्राइमरी सेक्शन, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ तो आपको पता होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए बाकी कुछ ऑप्शंस को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पहला ही ऑप्शन पढ़कर आपको अपना आंसर मिल गया, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन देखते ही अगर आपने उस ऑप्शन को चूज कर लिया। हाँ, मैं ये मना नहीं करूंगा कि आपको बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ने एग्जामिनेशन में भी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने जो आंसर लगा लिया उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस द वर्ड्स फंड इज यूज टू डिफाइन। फंड फ्लो एनालिसिस में फंड का क्या मतलब होता है? फंड का मतलब होता है किसी भी तरीके का फंड, जैसे मान लीजिए वर्किंग कैपिटल हो गया या फिर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? वैसे आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल को ही बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? देखिए नॉन करंट एसेट्स में मतलब जो कि करंट ना हो। ठीक है ना, तो जितने भी बड़े बड़े होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, बिल्कुल ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स। जबकि जिसमें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है आपका इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है ना, अगर हम फर्दर क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू सो एज टू, अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उससे क्या होता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमारे को पता चलता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उनके पीछे रीजंस क्या हैं, और आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन आप इसमें टिक कर सकते हैं। 74th क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एंटिसिपेटेड फैक्ट है, मतलब आगे क्या? नहीं। एस्टिमेटेड होते हैं? नहीं। ये होते हैं हमारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स हिस्टोरिकल बेसिस पर जिनको बनाया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है? ट्रेंड एनालिसिस से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बेचा ज़्यादा तो इससे हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रोडक्ट की अब हमारे को क्या करनी है? सेल्स को इंक्रीज करनी है। इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज टेकन एज 100%। अगर हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ हमारे को 100% लेनी चाहिए फ्रेंड्स? सेल्स की बात करेंगे, बिकॉज जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इससे आपने बहुत सारे रेशियोज वगैरह के भी फॉर्मूले सॉल्व करे होंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, वो सब निकालते थे, तो उसमें हम क्या करते थे? सेल्स को पूरा 100% की कैपेसिटी पर रिकॉर्ड करते थे। द स्टेटमेंट विच शोज दैट नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस इज, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि नेट रिजल्ट बताती है उसे क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। नेट रिजल्ट का मतलब यहां पर आप प्रॉफिट और लॉस से ही समझ सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, कंपैरेटिव का मतलब भाई हॉरिजॉन्टल आप समझ लीजिए, ऐसे ऐसे आपने 2 साल बना लिए, 1 2, ठीक है ना, तो अब उसके आप दोनों के उसमें बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, 79 क्वेश्चन क्या बोलता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगफुल एंड यूजफुल ओनली व्हेन दे आर, कब हम उसको मानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी यूजफुल है? जब वो प्रॉपरली एनालाइज्ड हो और प्रॉपरली इंटरप्रिटेड हो। ठीक है ना, वर्टिकल एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, वर्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको? सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि आजकल 2 फॉर्मेट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता था जो पहले चलता था, और ये है आपका वर्टिकल फॉर्मेट, इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट ही बना ली जाती है। ठीक है, इसे सिंगल सेट के नाम से भी आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 80 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब हमारा इसका जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनेगा उसमें हम 81 से 100 क्वेश्चन तक डील करेंगे पूरा। ठीक है ना, तो मोर और लेस इसका 50% आपका पार्ट क्लियर
क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे वो फिर आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी क्वेश्चन में आपको समझने के लिए तो मैं उसको दोबारा टेक रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।